नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी विपिन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज यानी सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 25। और आपको पता है कि हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो यदि आपने अभी तक अपलोड किए गए 24 पार्ट नहीं देखे तो उनको कृपया करके आप जरूर देख लीजिए। यानी कि 25 पार्ट के साथ में ही आपके 2500 क्वेश्चंस कंप्लीट। यानी कि अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट देख डाली तो 2500 क्वेश्चन आपके बिल्कुल उंगलियों पे होने वाले हैं दोस्तों। और साथ में एक्सप्लेनेशन जो चलता है उसमें भी इर्द गिर्द 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपके आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके पक्के होने वाले हैं। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है डिसलाइक कीजिए। और आपको गुरु दक्षिणा जरूर देनी है। 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना है। और सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि सभी प्लेलिस्ट जितनी भी हमने बना रखी है सभी को एक नज़र जरूर देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा के बाद में पछताना पड़े, क्योंकि पेपर यहीं से छपने वाला है दोस्तों। बिना वक्त जाया किए वीडियो को आगे धड़ाधड़ पेलमपाल आगे बढ़ाते हैं। पहला आपका प्रश्न है, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले जो किसको श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले सुशासन गुड गवर्नेंस की अवधारणा जो इसका प्रतिपादन किया था वो विश्व बैंक ने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। दोस्तों, समवर्ती सूची क्या है? तो जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो वही समवर्ती सूची होती है। लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? तो संघीय क्षेत्र का मतलब है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये होते हैं दोस्तों 13 सदस्य। 13 सदस्य ऐसे होते हैं जो कहाँ से निर्वाचित होते हैं? संघीय क्षेत्रों से। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ध्यान रहे, 29 विषय। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में। तो दोस्तों, यदि आपने पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देख डालिए। 1000 क्वेश्चंस की वीडियो है। और प्लस में गागर में सागर वीडियो है, उसको आप जरूर देख डालिए। इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। लाइव झिंगालाला हो जाएगी, जिंदगी में दोबारा पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान कर सकते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1957 को जो जम्मू कश्मीर का संविधान जो लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान जो है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। राज्य की कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? राज्य की कार्यकारिणी का मुखिया होता है राज्यपाल। और अगर देश की पूरे भारत की कार्यकारिणी का मुखिया बात करेंगे तो राष्ट्रपति होंगे। संविधान संशोधन के विधेयक को सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो भाई संविधान संशोधन के विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में जो पेश किया जाता है ज़्यादातर। आगे जो आपका प्रश्न है, किसी द्रव के आणविक भार बढ़ने पर, देखिए ये भार है, क्या है? आणविक भार बढ़ने पर उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई अगर आणविक भार बढ़ता है तो उसकी श्यानता बढ़ेगी मित्रों, श्यानता उसकी बढ़ेगी। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग समूह में। जो आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है ये जो शून्य वर्ग समूह बोल सकते हैं, 18वां समूह भी बोल सकते हैं। और इसमें जो गैसेज है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और दोस्तों, जीनॉन जो होती है सबसे ज़्यादा, हालांकि ये निष्क्रिय होती है लेकिन जीनॉन एकमात्र है जो कुछ यौगिक भी बनाती है और बाकी कोई इनमें से यौगिक नहीं बनाती है। हीलियम को जो समुद्र में गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन में मिला के उपयोग करते हैं और हीलियम ही वायुयान के टायरों में भरी जाती है। रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और बल्बों में भरी जाती है आर्गन। तो इनके उपयोग काफ़ी हैं। शीतल पेय पदार्थ, अचार, मुरब्बा, डब्बाबंद खाद्य पदार्थ आदि के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट उसमें भरा जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे अचार मुरब्बा हो, डब्बाबंद कोई खाद्य पदार्थ हो, उसमें सोडियम बेंजोएट भर दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। विकृत गंधता से बचाने के लिए दोस्तों, विकृत गंधता से बचाने के लिए, क्योंकि सड़गल जाएंगी अगर कोई पैकेट में भर दोगे तो उससे बचाने के लिए भर देते हैं। और चिप्स के पैकेट में कौन सी भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति मिठास के लिए प्राय किसका प्रयोग करते हैं? तो सैकरीन खाते हैं, क्योंकि सैकरीन में जो मिठास तो होती है लेकिन ऊर्जा नहीं होती। और मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ से संबंधित जो रोगी है उसको ग्लूकोज कम मात्रा में देना चाहिए। तो ग्लूकोज सैकरीन में होता नहीं है, है ना, ऊर्जा नहीं होती है।
विद्युत मस्तिष्क लेख यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है विद्युत मस्तिष्क लेख यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का उपयोग जो किया जाता है वो मस्तिष्क के कार्य प्रणाली का पता लगाने के लिए किया जाता है कि मस्तिष्क कैसा काम कर रहा है। किस महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ ही नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली 1951 की घटना है। सबसे पहले जो एशियाई खेल खेले गए थे, पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में अपनी में नेशनल स्टेडियम जो नई दिल्ली में उसमें खेला गया था, 1951 की घटना है। नई दिल्ली में स्थित अम्बेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो अम्बेडकर स्टेडियम में फुटबॉल खेला जाता है। ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है मित्रों। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ग्रांड नेशनल कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ग्रांड नेशनल कप जो है घुड़दौड़ से संबंधित है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, आप इसको याद रखिए। आगे है हिंदू उत्तराधिकार कानून के संबंधित पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? देखिए हिंदू उत्तराधिकार कानून से संबंधित एक पुस्तक है मिताक्षरा, इसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा को जो है विज्ञानेश्वर जी ने लिखा है और मिताक्षरा में लिखा है कि हिंदू का मान लीजिए राजा है, राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस तरह का कानून इसमें लिखा है। चक्रधर फेलोशिप किस खेल में दिया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य में जो है चक्रधर फेलोशिप दिया जाता है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य में। और यदि आपने अभी हमारा लोक कला पर्व त्योहार ये वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा तो इसको जल्दी से देख डालिए, एक प्रश्न पक्का हो जाएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारतीय ज्ञानपीठ है। भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवी जो पुरस्कार प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और इन्हीं के नाम पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी। और डीसी का अर्थ बहुत पूछा जाता है इसमें, तो डीसी का अर्थ है वाशिंगटन डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये भी जो आपको वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ पता होना चाहिए। राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्रीय संसद कितने दिनों में कानून बना सकती है? राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के भीतर नहीं, एक वर्ष के लिए जो संसद है वो राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि राज्यों के कानून तो राज्य ही बनाते हैं, लेकिन संसद को भी अधिकार है, लेकिन वो जो कानून बनेगा वो एक वर्ष के लिए लागू हो सकता है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसद करने की शक्ति दे दी? तो ये केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ था कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद को जो है पावर दे डाली। तो केशवानंद भारती मामले की बात है। कैरिबियन सागर में उठने वाले अत्यंत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो ये टॉर्नेडो कहलाते हैं जी। कैरिबियन सागर में जो उठते हैं, कैरिबियन सागर में जो उठते हैं जो चक्रवात, उनको टॉर्नेडो कहते हैं। बस ध्यान रख लें, कैरिबियन सागर और टॉर्नेडो। ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो हरमुज की जल संधि जो है, हरमुज की जल संधि जो है वो ओमान और ईरान को जो है अलग करती है। इंपोर्टेंट है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया है? तो प्रथम देशभक्त राजकुमार जो नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया है। तो नवाब सिराजुद्दौला को जो कहा है 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है किस किस के बीच में हुआ था। तो या तो ऑप्शन में आएगा नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज, या आएगा नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। तो ये 1757 में हुआ था। और आपको पता होगा कि 1764 में जो हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था। और कई सारे युद्ध हुए हैं, जैसे वांडीवास का युद्ध हुआ है 1765 में हुआ था। और बाकी 1576 का आपको याद रखना हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? तो अगली लोकसभा के गठन तक। जब तक अगली लोकसभा बनेगी तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। दोस्तों यदि हमने एक स्पेशल वीडियो युद्ध की बनाई है, उसमें आपके जो है 326 ईस्वी पूर्व में जो हुआ था हाइडेस्पीज का युद्ध, उससे लेके और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस तक की सारी घटनाएं उसमें जो एक्सप्लेन की गई हैं। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए भारत के इतिहास में, और उसमें जो है हिस्ट्री में आपको वो वीडियो मिलेगा। सारे युद्ध एकदम एक तरफ से क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो वांडीवास का हो, चाहे प्लासी का हो, चाहे मैसूर के युद्ध हो, उसको आप जरूर देख डालिए भाई। एक प्रश्न आता है, आप भी जानते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक कि अगला लोकसभा का गठन नहीं होता है। तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियाँ? तो कल भी पढ़ा था हमने पार्ट नंबर 24 में, कृष्णा नदी की हैं। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो आपको पता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णमासी को होता है। तो पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण की जो अवधि होती है वो 7 मिनट 40 सेकंड होती है। रट लो भाई साहब, 7 मिनट 40 सेकंड, ये डेटा है, ऐसा है कि इसको भूल ना जाना, है ना, भूल ना जाना मेरे साथिया। विश्व का कहवा पत्तन किसे कहा जाता है? तो सेंटो। किसको कहा जाता है? सेंटोस को। सेंटोस को जो विश्व का जो कहवा पत्तन कहा जाता है, सेंटोस को। तो कॉफ़ी भारत में सर्वाधिक उत्पादन होती है कर्नाटक में। कर्नाटक में जो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित होती है। दक्षिण भारत में चाय और कॉफ़ी दोनों ही मिश्रित रूप से पैदा की जाती है, और जो केरल में रबड़ उत्पादित होती है, और केरल में नारियल का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। और मित्रों अगर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में जो विश्व की सर्वाधिक जो है क्या होती है? कहवा उत्पादित होती है। और चाय का उत्पादन जो सर्वाधिक भारत में ही होता है। और भारत का कॉम्पिटिटर कौन है? श्रीलंका। अगर भारत के बाद में कहीं पे जो है चाय का उत्पादन अधिक होता है तो श्रीलंका में होता है। और भारत में भी जो असम में सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन होता है। तो इस तरह से उत्पादन से संबंधित प्रश्न आपका आता है। और मध्य प्रदेश में आपका सोयाबीन सर्वाधिक होता है। तो जो गुजरात में आपकी मूंगफली सर्वाधिक होती है, और मूंगफली के साथ साथ में जो आपकी कपास भी बहुत बोई जाती है। कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होता है। राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्र संगठन कहाँ है? तो कोलकाता में है। कोलकाता में जो है हमारे राष्ट्र का, कोलकाता में राष्ट्र का जो एटलस या मानचित्र का संगठन है वो कोलकाता में। कोलकाता के लोग क्या बनाते हैं? नक्शा बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए बस। आगे जो आपका बेहतरीन प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो भैया प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। इसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। और ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्राक्कलन समिति में, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्राक्कलन के साथ में आप बताइए लोक लेखा समिति में कितने होते हैं। लोक लेखा समिति का भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारत में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये जो अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। भारतीय संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों चीज़ हैं भाई। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो लानोस कहते हैं, वेनेजुएला के घास के मैदान को। और अगर बात करें तो अर्जेंटीना के को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना को कहते हैं पंपास। और ब्राज़ील के को क्या कहते हैं? ब्राज़ील में जो घास का मैदान उसको बोलते हैं कंपास, कंपास या कैंपोस। और अफ्रीका में जो है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सवाना। क्या बोलते हैं? सवाना। और भारत में कोई ऐसा घास का मैदान बड़ा वाला है नहीं। डाउन्स बोलते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं। और लानोस जो घास के मैदान है वो कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित हैं। अगर भारत के घास के मैदानों की बात करी जाए, जब बात चली रही है तो कर लेते हैं। गुजरात में जो हैं उनको बोलते हैं बन्नी। क्या बोलते हैं? बन्नी। हिमाचल में जो घास के मैदान उनको बोलते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग, ठीक। और अगर उत्तराखंड में जो घास के मैदान है, उत्तराखंड यानी उत्तरांचल, उसमें जो है उसमें बुग्याल या इसका दूसरा नाम भी है प्यार। तो ये जो घास के मैदान भारत के भी हो गए। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है? तो भैया मंडला में है फॉसिल नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश के क्या सारे के सारे पूरे देश के नेशनल पार्क हमने पढ़ाए हैं। जाके आप भारत के भूगोल में एक प्लेलिस्ट है भारत का भूगोल, उसमें जाके ज़रा सर्च करके मान लीजिए, पूरा बेहतरीन क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। सारे के सारे 3-3 बार रटवाएं भाई साहब। घाना पक्षी उद्यान को अन्य किस नाम से? और यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं तो रिवीजन के लिए तो बेहतरीन है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी भाई आप देख रहे हैं कि कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, धुआंधार रटवाया जाता, धुआंधार ये याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। घाना पक्षी उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है। माल्टा अवस्थित है। तो माल्टा जो भूमध्य सागर में स्थित है, ज़रा ध्यान रखने की बात है, माल्टा जो है भूमध्य सागर में स्थित है मित्रों। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो दक्षिण का ब्रिटेन जो न्यूजीलैंड को कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
फिर विश्व प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये यूक्रेन में है डोनबास। अब यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? हिरवीनिया है। मुद्राओं और राजधानियों से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है विश्व भूगोल में, आप जाकर देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से आपको सारे याद हो जाएंगे, प्रश्न पेपर में छूटेगा नहीं। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है एनु। भाई एनु जो है जापान पाई जाती है। और माओरी कहाँ पाई जाती है? माओरी, ये बहुत पूछी जाती है, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। और एस्किमो कहाँ पाई जाती है? एस्किमो पाई जाती है आपके कनाडा में, है ना। और ये इग्लू जो बनाते हैं, इग्लू घर बनाते हैं, है ना, इग्लू घर बनाते हैं। और आपकी बद्दू कहाँ पाई जाती है? बद्दू, तो बद्दू पाई जाती है आपकी अरब में। अरब में बद्दू जो जनजाति पाई जाती है। अच्छा, खिरगीज कहाँ पाई जाती है? खिरगीज जो पाई जाती है आपकी कांगो बेसिन पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा मिलती है, आपने देखा होगा नक्शे में। अंग्रेजों द्वारा अलीपुर केस का मुख्य अभियुक्त किन्हें बनाया गया था? तो अरविंद घोष जी को अलीपुर केस का मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। आर्टिजियन कुएं पाए जाते हैं। आर्टिजियन जो कुएं हैं वो परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों से ही कोयला प्राप्त होता है। इटली में चलने वाली स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो सिरक्को, मतलब सिरक्को जो है ना, सिरक्को, ये इटली में जो हवाएं चलती हैं, है ना, उनको स्थानीय पवनें जो चलती है इटली में, उनको सिरक्को। और आपको पता होगा मिस्र में जो किसान होते हैं, मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं? वो भी बहुत पूछा जाता है। तो ये फेल्ला होते हैं साहब, फेल्ला बोलते हैं उनको। आता है परीक्षा में, तो मैं बता देता हूँ। आगे 5 सागरों की भूमि के नाम से किसे जो है संबोधित किया जाता है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया को। दक्षिण पश्चिम एशिया को 5 सागरों की भूमि कहा जाता है, दक्षिण और पश्चिम एशिया को, ध्यान रहे। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा का प्रभाव। आकर्षण लगाता है चंद्रमा तो जल ऊपर उठने लगता है, जिसको ज्वार कहते हैं। और जब आकर्षण कम हो जाता है तो जल नीचे उतर जाता है, उसे भाटा कहते हैं। 24 घंटे में लगभग 2 बार ज्वार आता है, यानी 2 ज्वारों के मध्य अंतर 24 घंटे। 24 घंटे या 23 घंटा 56 मिनट, ऐसा कुछ आंसर है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के समय में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये तो वेवेल ने किया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन ज्वार भाटा के लिए वेवेल ने बताया था। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गा नदी। भाई ये जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, और ये रूस में होकर बहती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। कहाँ से निकलती है? विल फेरो से निकलती है, विल फेरो से निकलती है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे जो बड़ी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन, और अगर सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील। और नील जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है, अफ्रीका से विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये विल फेरो से निकलती है अमेजन नदी। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर है? तो एल्ब नदी के किनारे पर जो हैम्बर्ग है। रोम किस नदी के किनारे पर? तो टाइबर। यदि आपने नदी और वो किस जो है कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा है, ये वीडियो नहीं देखा तो विश्व के भूगोल में आप जाइए, विश्व के भूगोल में आप जाइए, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए भैया, एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अब मेरे बताने से क्या है, आप देखेंगे तो जानेंगे और परीक्षा में फतेह करके आएंगे। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर है? तो डैन्यूब नदी के पे। तो ये सारी नदियाँ आपको मिल जाएंगी उसी में। और ये नदियाँ भाई पूछी बहुत जाती हैं आपके में, तो परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप जो उसमें प्लेलिस्ट में जाइए और इनको रट डालिए। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो डार्विन ने किया था। डार्विन ने जो है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन का जो है सिद्धांत दिया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर जो है ये प्रवाल की उत्पत्ति के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? कहाँ पर? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट जो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ध्यान रहे 35 डिग्री जो अक्षांश के निकट महासागरों में जो सर्वाधिक जो है लवणता पाई जाती है। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो भाई बोलीविया में जो भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहते हैं? तो उद्यमशील प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहते हैं? तो उद्यमशील प्रदेश कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो है सभी प्रकार की जो है फसलों का उत्पादन होता है, और यहाँ पे जो सभी चीज़ों का जो है
बहुत मात्रा में उपस्थिति है। तो यहाँ पर उद्यमशील प्रदेश इसको बोला जाता है, यहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? भाई देखो, दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक जो है मानसूनों से वर्षा होती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। उष्ण मरुस्थलीय जो प्रदेश होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिन भर तापमान रहता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, भूमध्य सागर के जो आसपास के जो प्रदेश हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो हैं दोस्तों, वहाँ पे शीतकाल में भी वर्षा खूब सारी होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश पर। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो टुंड्रा प्रदेश दोस्तों। टुंड्रा प्रदेश पर वर्ष भर जो बर्फ़ जमी रहती है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो रूस में सर्वाधिक आलू पैदा होता है। और भारत में जो आलू अनुसंधान केंद्र है वो शिमला में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित हैं? तो न्यू साउथ वेल्स में जो है ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म स्थित हैं। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है, और खपत भी सर्वाधिक भारत में ही होती है। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो फ्रांस में जो है बहुत जैतून उगाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो जंजीबार है। जंजीबार में जो है विश्व की सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो रूस और कनाडा में। रूस और कनाडा में जो बसंत काल में गेहूं बोया जाता है, रूस और कनाडा में। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भाई ये एक फसली उत्पादन है। अब कोई बाग लगा दोगे तो अमरूद एक साल लगेगा तो अगली साल भी अमरूद ही लगेगा उस पर। ऐसा थोड़ी है कि आप अमरूद को जोत दोगे और कुछ नया लगा दोगे, तो कई साल के लिए फिक्स हो जाता है ना। तो बस एक फसली उत्पादन होता है, ये आप ध्यान रखिए बागानी कृषि में। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से है। इस लदांग जो चलवासी कृषि है इसको भारत में झूम कृषि कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि खेत को जोता नहीं जाता, उस पर जो झाड़ियाँ खड़ी होती हैं उस पर उन झाड़ियों को वहीं पे गिरा के नीचे जो जला दिया जाता है, और उसके बाद में उसमें बीज मिला दिया जाता है। गहरा नहीं जोता जाता है इसको, और ना ही उन डंडियों को काट के कहीं दूर फेंका जाता है, वहीं पे गिरा के जोत दिया जाता है। और 2-3-4 साल वहाँ पे खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह पर करने लगते हैं। तो भारत में इसको झूम कृषि और मलेशिया में इसको लदांग कृषि कहते हैं। तो विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा जो है विश्व में निकिल का जो सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश है। मैसावी रेंज किससे संबंधित है? तो मैसावी रेंज में लोह का इसका जो उत्पादन होता है मैसावी रेंज में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मैक्सिको है। भारत में जो सर्वाधिक चांदी राजस्थान में उत्पादित होती है। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो अगर सुएज जाओगे तो मुंबई से सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं जाना पड़ेगा। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? एक्यूमीन का अर्थ है दोस्तों जहाँ पर कोई रह नहीं सकता है। अधिवास यानी जहाँ पे वास नहीं कर सकते। तो 55 से 60% जो क्षेत्र है वह ऐसा है जहाँ पर कोई रह नहीं सकता। 55 से 60% अधिवास का अर्थ है जहाँ पर कोई रह नहीं सकता। एक्यूमीन का मतलब है जहाँ पर कोई रहने वाली कंडीशंस नहीं है। तो 55 से 60% है महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में भैया 60% जो पूरे विश्व की जनसंख्या पाई जाती है। चीन नंबर 1 पर, भारत दूसरे नंबर पर है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? तो 2050 तक ऐसी घटना है, मानना है। 2050 तक जो सारी की सारी जनसंख्या यानी कि शहरों में निवास करना शुरू कर देगी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और आगे जो आपका प्रश्न है, एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? यानी माताएं जो बच्चे को जन्म देने के साथ में मर जाती हैं तो वो है बांग्लादेश में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व का देश महाद्वीप है। और दोस्तों 2.5 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है। और अगर बात करें हम अपने भारत की तो 2.5 करोड़ हम हर साल पैदा कर देते हैं, यानी हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया बना डालते हैं। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो 8 अरब के आसपास पहुंची जाएगी। काम जोरों पर है। आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो अफ्रीका में जो आदिम जनजाति सर्वाधिक पाई जाती हैं। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जो कालाहारी में पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कहाँ पाए जाते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं बुशमैन।
और ये जो है सर्वभक्षी हैं। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया? तो ईरान को पहले पर्सिया कहते थे और इराक को मेसोपोटामिया कहते थे। न्यूजीलैंड के निवासियों को, जापान को निप्पन कहते थे, श्रीलंका को सीलोन कहते थे और थाईलैंड को श्याम प्रदेश कहते थे। मित्रों, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जानते हैं? तो कीवीज़ के नाम से भी जानते हैं। माओरी जनजाति पाई जाती है, राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा डॉलर है। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो मलाया। मलाया जो है मलेशिया का प्राचीन नाम है। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो जाम्बिया का प्राचीन नाम है उत्तरी रोडेशिया। और सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से जो जापान प्रसिद्ध है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। और स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो ये म्यांमार है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड है दोस्तों। और श्वेत पेरेल गणतंत्र के नाम से जाना जाता है बेलारूस को। श्वेत पेरेल गणतंत्र के नाम से जो जाना जाता है बेलारूस को जाना जाता है। आगे जो प्रश्न है वह है आपका मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो पेनांग को। पेनांग को जो है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहते हैं। और भारत की सिलिकॉन घाटी है बेंगलोर। बेंगलोर जो है भारत की सिलिकॉन घाटी है। और हमारी साइलेंट घाटी कौन सी है? तो वो है केरल। केरल में जो है साइलेंट घाटी है, पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये कौन से घाट पर स्थित है? पश्चिमी घाट पर स्थित है। आगे हम पढ़ते हैं तो मलेशिया की सिलिकॉन घाटी होगी पेनांग। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क। तो ग्रेट व्हाइट वे या ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क जाना जाता है। क्वेकर सिटी, जी हाँ, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। और स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्पेन की मुंबई जो है वो है बार्सिलोना। बार्सिलोना को जो है स्पेन की मुंबई कहते हैं। और क्वेकर सिटी हो गया फिलाडेल्फिया। और ग्रे व्हाइट वे या ब्रॉडवे जो हो गया न्यूयॉर्क हो गया। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पेनांग हो गई। श्वेत पेरेल गणतंत्र बेलारूस हो गया। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड हो गई। एक बार और रिवीजन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने 100% कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अपनी गुरुदक्षिणा देना ना भूलें। 3 दोस्तों के साथ में शेयर, यही आपकी गुरुदक्षिणा है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपसे आशा है कि आप सभी प्लेलिस्ट को जो झकाझक एकदम सबको रट डालेंगे। जय हिंद। आपके माता पिता को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम।